जनवरी को किया गया था, इसी के यादगार बनाने के लिए किया गया था। तो इसमें किस चीज़ की माँग की गई थी? पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस की माँग की गई थी। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें टोटल इंडिपेंडेंट की माँग इसमें की गई थी। ध्यान दीजिएगा। तो टोटल इंडिपेंडेंट की माँग इसी अधिवेशन में किया गया था। ध्यान दीजिएगा। तो टोटल इंडिपेंडेंट की माँग इस अधिवेशन में किया गया था। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, इसमें दिख रहा है कि जो 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो बारदोली है ये क्या है? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात। बारदोली क्षेत्र कहाँ पे है? ये गुजरात में। पहली बात समझ लीजिएगा। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पे ये आंदोलन क्यों चला था? क्योंकि यहाँ पे किसानों में क्या है? कर की वृद्धि कर दिया था, टैक्स को बढ़ा दिया था, टैक्स में इंक्रीज कर दिया था। तभी देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के नेतृत्व में यहाँ पे बारदोली आंदोलन चलाया गया था। किनके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मतलब यहाँ पे बारदोली आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सरदार पटेल तो कहीं नहीं है, तो सरदार पटेल किनके अनुयायी थे? गांधी जी के अनुयायी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के अनुयायी द्वारा चलाया गया था। और एक बात ध्यान देगा, इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण क्या है? बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया था? 1928 में दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? बारदोली के महिलाओं द्वारा दिया गया था, क्योंकि इस बारदोली जो कृषक आंदोलन हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के अनुयायी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी और यूके ट्रिपल एससी और जो यूके पीसीएस के अंतर है। अभी देखिए हाल ही में 2-3 पेपर वो उसके आप लोग देखे होंगे। ठीक है। तो ये और एक बात धनेगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस क्या है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे क्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये दिवस के रूप में मनाया जाता है एकता दिवस। इसलिए देखिएगा केवल क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन से संबंधित जो भी रिलेटेड चीज है उन सारे चीजों का हम व्याख्या करेंगे। तो इनके जन्म दिवस का हुआ था 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है। और इसको किस रूप में मनाया जाता है? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई को बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का बिस्मार्क। जो एकीकरण किया था इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? महत्वपूर्ण रोल है। दूसरे लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन, लौह पुरुष भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बने यानी होम मिनिस्टर। भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। भारत के उप प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने? उप प्रधानमंत्री, ये भी सरदार वल्लभ भाई बने। और विश्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। जिसको स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टेचू स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी जो हाइट है 182 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। ये दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और किस नदी के तट पर है? ये नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है। तो ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बहुत सारे किया। और भारत का जो एकीकरण किया था यानी देशी राज्यों का जो मिलाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ध्यान देगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या है? देशी राज्यों का एकीकरण किया था यानी जो प्रिंसेस स्टेट थे उनको मिलाया गया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो ये भारत के पहले क्या है? गृह मंत्री भी रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और एकता दिवस भी मनाया जाता है इनके। और इनका क्या है? जो मूर्ति लगाई गई गुजरात में उसे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ये जिसकी जो हाइट है 182 मीटर है। ठीक है। तो ये इनके संबंधित बहुत सारे इंफॉर्मेशन है
तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग है 3rd नंबर का होता है गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे। पहले समझिए गदर पार्टी क्या है। पहले देखिए गदर पार्टी क्या है, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। ये अमेरिका में किया गया था। इसका गठन कहाँ पे किया गया था? भारत में नहीं किया गया था। देखिए ये इसका गठन अमेरिका में किया गया था। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। और इसको गठन करने का इसका संस्थापक था लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। जानिएगा इसका संगठन करने वाला कौन था? इसको गठन करने वाला, ऑर्गेनाइज को गठन करने वाला कौन था? लाला हरदयाल। और कब गठन किया गया था? ये 1913 में गठन किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गठन किया गया था। और इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था गदर। पत्रिका क्या नाम था? यानी मैगजीन का क्या नाम था? गदर नाम से पत्रिका निकाले थे। ठीक है। और इनका मकसद था कि क्या है, क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करना, यानी रिवोल्यूशन के माध्यम से क्या है को करना। देखिए भगत सिंह इससे जुड़े नहीं थे। भगत सिंह देखिएगा जो दूसरे संगठन से जुड़े हुए थे, उनका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे भगत सिंह। लाला लाजपत राय क्या है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और बरकत उल्लाह क्या है, ये भी क्या है एक और एक कांड हुआ था जिसको कामागाटा मारू कहा जाता है। एक जहाज जो कनाडा में गए थे उसमें क्या था, उनका नेतृत्व बरकतुल्लाह खान ने किया था। ठीक है। तो आपका जो गदर पार्टी है उसका नेतृत्व किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देगा। और इन्होंने कौन सा पत्रिका शुरू किया था? उर्दू में क्या था? गदर शुरू करवाया था। गदर। आगे देखिएगा 4th नंबर है क्वेश्चन। देखिए भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कि भारत में जो प्रेस है उसकी आजादी के लिए बहुत सारा काम किया है। देखिए भारत में जो प्रेस की आजादी का काम किया है उनका नाम है चार्ल्स मैडकॉफ। ये क्यों है पहले समझिए। देखिए भारत का जो पहला जो मैगजीन भारत में निकाला गया था उसका देखिए नाम क्या था? बंगाल गजट था। भारत का पहला मैगजीन क्या था? बंगाल गजट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल गजट क्या है? भारत का पहला मैगजीन था। और इसको निकाला था अगस्त हिक्की ने निकाला था। किसने निकाला था? अगस्त हिक्की ने निकाला था। ठीक है। लेकिन ये तो अंग्रेजों ने निकाला। अगर किसी भारतीय ने अगर सबसे पहले कोई अखबार निकाला था तो वो राजा राममोहन राय। राममोहन राय पहला व्यक्ति है जिन्होंने भारत में पत्रिका का जनक कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने 2-3 पत्र निकाला था। एक पत्र क्या था? आत्मीय पत्रिका निकाला था। उसके बाद संवाद कुमुदी नमक पत्रिका निकाला था। उसके बाद मिरातुल अखबार निकाला था। मिरातुल अखबार बहुत फेमस है, इनके द्वारा निकाला गया था मिरातुल अखबार। उसके बाद संवाद कुमुदी, ये सारे पत्रिका इनके द्वारा निकाले गए थे। ठीक है। तो ये सारे पत्रिका इनके द्वारा, और इन्हें क्या है भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में अगर सबसे पहला अगर पत्रिका कौन सा निकाला गया था, आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए जरा कमेंट में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड का पहला अखबार कहां से निकाला गया और कौन सा था। देखिए उत्तराखंड का अगर पहला अखबार अगर बात किया जाए तो मसूरी से निकाला गया था, द हिल्स करके। मसूरी से कौन सा पत्रिका निकाला था? द हिल्स करके क्या है उत्तराखंड का पहला अखबार निकला गया था। ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला अखबार क्या था? द हिल्स। और बाद में देखेगा 1871 में सबसे पहले अल्मोड़ा से क्या है अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। तो अगर सबसे पहला पत्रिका अगर उत्तराखंड का देखा जाए तो क्या है? द हिल्स। ठीक है। और दूसरा पत्रिका अगर भारतीय द्वारा निकाला गया तो वो क्या? अल्मोड़ा अखबार है। ठीक है। बाद में गढ़वाली निकाले गए और बहुत सारे और निकाले गए पत्रिका। तो ये पत्रिका आप लोग ध्यान देगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों का
कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? अभी देखिए आपको चर्चा किया था 1929 वाला जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में क्या है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू क्या है अध्यक्ष बने थे। तो क्या हो जाएगा 1929 हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन था इसी पर पूछा गया था। अभी देखिए जो लोअर के जो पेपर हुआ अगर आप लोगों ने दिया होंगे और उसमें पेपर को देखे होंगे देखिएगा उसमें बहुत सारे क्या है जो रिपीटिंग क्वेश्चन है तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, मतलब किस चीज पर आधारित है? देखिए जो 1991 में भारत में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्यों लाना पड़ा, पहले समझ लीजिए इसको। देखिए क्या हुआ था कि हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, इसको बीओपी कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है भारत के पक्ष में नहीं रहता है। मतलब इसका मतलब यह है कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा है बहुत कम हो गया था। अब देखिए कोई भी व्यापार होता है, जैसे हम लोग अमेरिका से या दूसरे देशों से जो व्यापार करते हैं वो व्यापार क्या है डॉलर में होता है ना कि रुपए में होता है। तो अगर अमेरिका या किसी भी देश से पेट्रोलियम या कहीं से भी पेट्रोलियम लाते हैं, देखिए भारत में अधिकतर जो हम आयात करते हैं वो क्या पेट्रोलियम का करते हैं। तो पेट्रोलियम का जब हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या है उसका भुगतान हमें रुपए में नहीं लेंगे वो लोग, वो डॉलर में लेंगे, क्योंकि डॉलर क्या होता है हॉट मनी होता है। और जो हॉट मनी होता है उसका डिमांड क्या होता है ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है इन का डिमांड ज्यादा होता है। अगर मान लेते हैं कि तो 1991 में क्या हुआ था कि भारत के का जो अ, विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। इतना भारत के पास पैसा रह गया कि केवल एक हफ्ते तक ही व्यापार करने का पैसा रह गया था। अगर मान लेते कि भारत का अगर विदेशी मुद्रा भंडार अगर खत्म हो जाता तो भारत विदेशों से क्या है कोई चीज आयात नहीं कर पाते, कोई विदेश व्यक्ति भारत कोई सामान बेचता नहीं। तभी क्या किया कि भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब हमारे देश में नई आर्थिक नीति लागू की गई तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। और उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन थे? उस समय के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में पहली बार नए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति या औद्योगिक नीति को अपनाया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 चीज लाया, इसको कहते हैं एलपीजी लाया गया था। एलपीजी, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण करना। पी से मतलब प्राइवेटाइजेशन करना यानी निजीकरण करना, प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट कर दीजिए। तीसरा था कि ग्लोबलाइजेशन यानी क्या होता है कि जो भारत के जो सरकारी क्षेत्र में जो कंपनियां था वो कंपनी का को क्या कर निजीकरण कर दीजिए और उसको ग्लोबलाइजेशन कर दिया। देखिए क्या था कि जब हमारे देश आजाद हुआ तो क्या है हमारे देश की जो सरकार बनी थी उन्होंने क्या किया, अधिकतर जो यहाँ पे निजी कंपनी था या बैंक वगैरह था सबका क्या धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि उस सेक्टर में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी सेक्टर में अगर 50% से अधिक क्या गवर्नमेंट शेयर है तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं राष्ट्रीयकरण कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी थे या जो लोग उसमें काम करते थे या उसकी कार्य पद्धति क्या था सही नहीं था, जिससे क्या था ये कंपनियां ये जो संस्थान थे ये घाटे में चले गए। देखा इसका उदाहरण देखेगा हल्द्वानी के बगल में जो रानीबाग है उसी में जो एचएमटी फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गया, ठीक है। कि इतना बड़ा कंपनी था और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कंपनी क्या है बर्बाद होने लगे। तब अब जब कंपनियां बर्बाद होने लगे तो सरकार क्या होता घाटे वाले कंपनी में क्या था उसमें पैसा डालने लगे, जिससे सरकार के भी घाटे क्या बनने लगे यानी राजकोषीय घाटा बनने लगे। जब राजकोषीय घाटा बनने लगे तब क्या 1991 में क्या भारत सरकार ने सोचा कि अब ये घाटा और ना बढ़ाया जाए। अब क्या करते इसका क्या कर देते हैं निजीकरण कर देते हैं, उदारीकरण कर देते हैं, वैश्वीकरण कर देते हैं। देखिए पहले क्या था कि हमारे देश में जो सॉफ्ट ड्रिंक है जो कोल्ड ड्रिंक जिसे आप कहते हैं ये केवल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाते थे और वो उस समय क्या था गवर्नमेंट कंपनी हुआ करता। अब बता उस समय कोका कोला का जो दाम था उस समय 10-12 रुपए हुआ करता था। इससे क्या था कि सामान का रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था और कुछ कंपनी था वो मोनोपोली करके रखे थे मार्केट, क्योंकि अगर एक ही कंपनी होगा तो वो जो भी सामान बनाएगा उसको खरीदना पड़ेगा। तो मार्केट क्या था मोनोपोली नहीं एकाधिकार मार्केट बन गया था।
तब देखा कि इससे क्या होता है कि सामानों के दाम भी बढ़ने लगे। और ये संकट यार क्या है कि उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई पॉलिसी लाया, जिसे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कहते हैं। और इसी के माध्यम से भारत में क्या है, ये नई आर्थिक या औद्योगिक नीति को अपनाया गया है। तो इसका पूरा क्या था, इसका आंसर हो जाएगा सभी।